अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अब पता चला के साथ मैं हूं असद खरल और मेरे साथ मौजूद हैं कमरुज़्ज़मान कारा साहब और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे PMLN से शेख वकास अकरम साहब। नाज़रीन, जिस तरह के देखा है आपने कि नैब और शरीफ ख़ानदान की आंख मचोली का एक सिलसिला जारी है और नोटिस भेजना ना भेजना और फैसला और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आज हम आपको एक नैब की अलमारी से हमने सिर्फ एक केस निकाला है शरीफ ख़ानदान का, और हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना आवाम को वो दस्तावेज़ात जो कभी भी किसी भी आला अदालत में शायद ना पहुंच सकें, जो कभी भी आवाम की दस्तरस तक ना आ सकें, जो कभी भी मीडिया में ना आ सकें, हम कोशिश करेंगे कि वो दस्तावेज़ात सामने लाएं और इन इदारों का वो भयानक और घिनौना किरदार आवाम के सामने लाया जाए कि कौन कौन से बड़े बड़े राज इन इदारों की अलमारियों में बंद हैं। आज हम सिर्फ एक अलमारी में एक केस खोला है शरीफ ख़ानदान का, और ये वो केस है जिसमें नवाज़ शरीफ साहब, ये वो वाहद केस है जिसमें नवाज़ शरीफ साहब मरकज़ी मुल्ज़म हैं। 3 अरब रुपए के नजायज़ असासाजात बनाने का ये वो केस, रायविंड महल की तमीरात का ये वो केस, और ये वो केस है जो नैब ने पूरा इसके अंदर रेफरेंस तैयार किया है। आज हम नाजरीन से वो रेफरेंस की कॉपीज़ जो है स्क्रीन पे वो शेयर करेंगे। ये वो रेफरेंस की कॉपी आप देख सकते हैं जो आज तक नैब की अलमारियों में पड़ा हुआ है। इसके चंद हम बता देते हैं कि ये सेक्शन 9 जो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस की सेक्शन 9 और 18G के तहत इसमें मरकज़ी मुल्ज़म नवाज़ शरीफ साहब हैं। इसमें यह बताया गया है कि शरीफ महल जो है, रायविंड का महल जो है, उसकी तामीरात के लिए जो अखराजात हुए वो किस तरह हुए, इसमें वो तमाम शरीफ ख़ानदान के लोगों के 161 के तहत बयानात कलमबंद किए गए। इसमें मुतलका तहकीकाती इदारों के जिन्होंने रिकॉर्ड कब्ज़े में लिया उनके बयानात लिए गए। इसमें वो लोग जिनसे वो मटेरियल ख़रीदा गया वो स्क्रीन पे नाज़रीन आप देख सकते हैं। ये वो नैब का वो रेफरेंस का ड्राफ्ट है जो नाज़रीन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें वो जिन वेंडर से वो सामान ख़रीदा गया उनका बयान भी शामिल है, उनकी तहकीकात 43 जो मुख्तलिफ अफराद हैं उनकी स्टेटमेंट्स भी साथ इसके मौजूद हैं और उनके नाम और फहरिस्त वो भी हम स्क्रीन पे दिखाएंगे। इसके अंदर बताया गया कि किस तरह 401 कनाल जो रायविंड महल है, जो जाती उम्रा है, उसको 401 कनाल की ज़मीन मिसिस शमीम अख्तर जो फार्म के नाम से ख़रीदी गई। फिर ये बताया गया कि 92 से लेकर 1999 तक 1 करोड़ 23 लाख रुपए की सरमायाकारी की गई। ज़मीन पर जो तामीरात की गई उसकी पूरी तफसील बताई गई है कि कैप्टन सफदर का गेस्ट हाउस है, नवाज़ शरीफ की राइशगाह है, शहबाज शरीफ की राइशगाह है, मियाँ शरीफ की राइशगाह, फिर उनकी शमीम अख्तर साहिबा की राइश, जमनेजियम बिल्डिंग है, किचन बिल्डिंग, बैरूनी गेट, स्टाफ की राइश, जानवरों का बाड़ा, एक एक चीज़ उसके अंदर बताई गई है। और ये 1 करोड़ 23 लाख तो सिर्फ इस पे है। फिर इमारत की तमीर की जो लागत है 19 करोड़ 83 लाख, मुतफरक अखराजात 3 करोड़ 24 करोड़ 73 लाख 52 हज़ार अलहदा से हैं। फिर ये ओवरऑल इसकी जो है तकरीबन 2.5 अरब से ज़ायद ये वो अखराजात हैं जिनकी तफसील इस रेफरेंस के अंदर एक एक पैनी की दर्ज है। इसमें यह बताया गया कि किस तरीके से 92 में कुल असासे जो 2 करोड़ 24 लाख 37 हज़ार रुपये के थे, जो कि 95 में असासों की मालियत कम होकर जो इनकी यानी वेल्थ थी वो 2 करोड़ 19 लाख जो इन्होंने अपने अदादों जो गोशवारों में बताई वो कम हो गई। और 2000 में ये असासे बढ़कर फिर 11 करोड़ 31 लाख 56 हज़ार हो गए। अब ये सारे वो जो असासों की तफसीलात है उसमें पूरी एक एक चीज़ बताई गई। फिर रैशगाह की तामीर के लिए 17 करोड़ से ज़ायद की रकम की आमदन खर्च की इस तफसीलात जमा नहीं कराई गई। अब ये जो नैब को सारी इसमें एक एक चीज़ की डिटेल बताई गई है कि सवालनामा जो मियाँ शरीफ साहब को, नवाज़ शरीफ साहब को, शमीम अख्तर साहबा को भेजा गया, उसके जवाब आए। फिर जवाब में उन्होंने ज़मीन की जो ख़रीदारी है वो इत्तेफाक ब्रदर्स लिमिटेड से कर्ज़ लेकर की गई। उन्होंने ये जवाब बनाया। घरों की तामीर के लिए ये सारा चौधरी शुगर मिल जो आज भी रिकॉर्ड टैंपरिंग का केस चल रहा है FBR जो SCCP में, और जो SCCP के चेयरमैन इस वक्त जो है उनके ऊपर मुकदमा है, ये सारा मामला इसके अंदर पूरी एक एक चीज़ बताई गई। फिर इसके अंदर वो वेंडर्स के बयान लिए गए। नैब ने रेफरेंस नंबर 2/2000 नैब के तफ्तीशी अफसरान ने 43 मेंबरान के स्टेटमेंट लेके, तफ्तीशी अफसरों के स्टेटमेंट लेके वो रेफरेंस जो है उसको
फाइल करने के लिए ये बताया। लेकिन आज भी ये रेफरेंस जो हम निकाल के ले हैं 17 साल से ये नैब की अलमारी में पड़ा हुआ है, उसको धूल चाट रही है। जी कारा साहब आप बताएं, ये अगर ऐसे ही होगा तो किस तरह हम ये इरसाब या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या ये शरीफ खानदान का वाकई इरसाब हो सकेगा? क्योंकि ये तो सिर्फ एक केस है, रोज़ाना हम एक केस इनका निकाल के नाज़रीन के सामने पेश करेंगे। जी कारा साहब। बहुत शुक्रिया गहल साहब। मियाँ साहब और उनकी फैमिली के अब ये पहली दफा हुआ है कि अदालती एक केस के बाद मियाँ साहबान के खिलाफ रेफरेंसेस का सिलसिला खुला और अदालतों ने उनको अपने जो उनके असासे हैं उनको सामने लाने का कहा है। जो जो ये मामला आगे चलता जाएगा उनके लिए कौम के लिए बड़े बड़े अजीबो गरीब किस्म के इंकिशाफात होंगे। ये रायविंड महलात जो हैं ये सैकड़ों नहीं हजारों एकड़ रकबा है और इसके बारे में कोई 1400 एकड़ कहा जाता है, कुछ 1600 एकड़, कुछ लोग कहते हैं ये 1800 एकड़ रकबा है। और इसके गिरदोनवा में एक तवील अरसे से जमीनों की सेल परचेज या उसके जो फर्ज जारी होने हैं वो बंद है और इसके गिरदोनवा में इलाके को बाद में मेलाफाइडली उस इलाके को फॉरेस्ट एरिया या ग्रीन एरिया डिक्लेयर करके लोगों के घर बनाने या लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको भी हालांकि ये सारा हाउसिंग के एरिया बन चुके हैं बट उसको कॉलोनी की सूरत में तब्दील करने से रोका गया है काफी अरसे से। और ये लोगों का एक सीरियस इशू है। यही वजह है कि लाहौर की मेजॉरिटी में जो स्कीमें बनी वो भी इधर, क्योंकि डेवलपमेंट के मेजर पोर्शन इधर थे। ये तो सिर्फ इस जमीन के एक्विजिशन और इसमें लगने वाले हुकूमती अखराजात का आप जिक्र कर रहे हैं। अभी जब ये बातें और खुलेंगी, मामला और आगे चलेगा तो हैरान कुन जो इंकिशाफात हैं वो कौम के सामने आएंगे कि सिर्फ एक ये नहीं, सिर्फ एक खाली इस प्रॉपर्टी के हवाले से नहीं, इसके ऊपर हुकूमत के अखराजात करोड़ों अरबों रुपए हो चुके हैं। जो उसकी सिक्योरिटी है उसके अलावा जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है प्राइम मिनिस्टर हाउस के नाम पे वो एक दफा नहीं 2-3 हुकूमतों में तसलसल के साथ ये अखराजात वहां पे होते रहे हैं। और जब वो अपोजिशन में थे तब भी कभी उसको सीएम हाउस डिक्लेयर किया गया, कभी उसको पीएम हाउस डिक्लेयर किया गया। ये मियां साहबान के खिलाफ बनने वाले रेफरेंसेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा साबित होगा इंशाल्लाह। कारा साहब जिस तरह आपने भी बताया ये तो सिर्फ एक छोटी सी, चूंकि 99 तक का ये जो वाकया है या वारदात है नैब ने जो की थी 2000 तक की थी, उसके बाद तो बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। अब तो अरबों रुपए की सरकारी खजाने से वहाँ पे अखराजात हो रहे हैं, बाउंड्री वाल बन रही हैं। और हैरान को नंबर ये है, वो नाज़रीन से हम शेयर भी करेंगे, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, जो कि अवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जो इनके लगाए हुए चेयरमैन सदीकुल फ़ारूक साहब बैठे हुए हैं, उनके बोर्ड के मिनट्स मेरे पास ड्राफ्ट मौजूद है जिसके अंदर ये इंकशाफ हुआ कि 28 कनाल और 13 मरले जो है वहाँ पे बोर्ड की जो अवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी की जगह पे कब्जा करके रातों रात पुलिस लाइन करोड़ों रुपए के फंड से खड़ी कर दी गई। और जब ये मामला वहाँ पे बोर्ड में अंदर डिस्कस हुआ कि ये जगह जो है मियाँ शरीफ साहब जो उनके प्राइम मिनिस्टर जो हाउस जो कैंप ऑफिस है जाती उमरा, वहाँ पे एक मुस्तकिल पुलिस लाइन के लिए सरकारी जगह ये दी जाए और इसकी अप्रूवल हमें दरकार है। पुलिस लाइन बन गई है तो जिसके ऊपर बोर्ड के मेंबरान ने वहाँ पे शोर मचा दिया कि ये तो आपने कब्जा करा दिया है, आपने सरकारी ज़मीन के ऊपर किस तरह ग्रैबिंग लैंड ग्रैबिंग कराई है। अब मुझे ये बता दें कि आज भी जाती उमरा की जो फसीलें बनी हैं बड़ी बड़ी, जहाँ वहाँ पे गैजेट सिक्योरिटी लगे हैं, जो वहाँ पे 28 कनाल की जगह पे कब्जा होकर सरकारी जो अवैक्यू ट्रस्ट की करोड़ों रुपए की राजी के ऊपर पुलिस लाइन बन चुकी है और वो फंड सारे खर्च हो चुके हैं, इनको कौन जवाब देगा? वहाँ पे सड़कों का जाल बिछा है, वहाँ पे जिस तरीके से आपने अनट्रिप्टेड गैस है, बिजली की लाइनें हैं, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मिसयूज अथॉरिटी में भी आती हैं। स्टेट एक्सचेकर के लॉसेज जो है उसको खजाने को अपनी ज़ाती मफाद के लिए, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि अब नैब की अगर दोबारा ये मामला पे प्रोब होगी तो ये चीज़ें भी उसमें आएंगी। और जो 2000 से ज़ायद पुलिस के एहलकार हैं, फिर PHA के एहलकार हैं, लेस्को के वहाँ पे लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ PNDW के लोग मौजूद हैं, महकमा एग्रीकल्चर के लोग मौजूद हैं, यानी वफाकी और सूबाई महकमों के नैब की एक रिपोर्ट है 200 से ज़ायद। जी शेख साहब, ये जो हमने एक आज एक रेफरेंस नैब की एक अलमारी से निकाला है 2/2000, वो हमने शेयर भी किया नाजरीन से, आपको भी काफ़ी भिजवाई होगी वरना हम दे सकते हैं उसको। उसके ऊपर आप बताइएगा कि ये नैब जो है, एक तरफ तो कहा जाता है कि नैब हमारे साथ बहुत ज़्यादती कर रहा है, दूसरी तरफ 17 साल नैब तो इस चीज़ों को छेड़ ही नहीं रहा, बिल्कुल पूछ ही नहीं रहा।
पहली बात तो ये है कि आजकल वैसे ही नून बैशिंग का दौरा है। कोई भी प्रोग्राम नून लीग की बैशिंग के बगैर नहीं चलता है मुझे तो। और ये स्टोरी कितनी को एक्सक्लूसिव है, मुझे इसके ऊपर भी मेरे कंसर्न्स हैं और बड़े वाज़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए कि ये चीज़ें बारहा कई दफ़ा मुख्तलिफ चैनल से आमने सामने आती रही हैं। 17 साल में मुशर्रफ का दौर भी शामिल था। मुशर्रफ कौन सा को मियाँ नवाज शरीफ का बहुत बड़ा कोई हामी और बहुत बड़ा हमदर्द था जिसने ये सारी चीजें छुपा के रखी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को बचाने के लिए। और मियाँ नवाज शरीफ को मुशर्रफ बड़ा प्रोटेक्ट करता रहा और उसने रेफरेंस बनाए और वो नैब वालों ने उसको छेड़ा नहीं और मियाँ साहब का कुछ किया नहीं और उसको आगे अदालतों में नहीं ले गए। बहरहाल ये एक अलग बहस है, मैं इस बहस के अंदर नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ अगर ऐसा कोई रेफरेंस वहां पे मौजूद है, पुराना है या नया है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अदालत ने फैसला कर दिया, हमने उसको कबूल कर लिया, बेशक हमने उससे इत्तफाक ना किया हो। नैब भी कहीं भागी नहीं जा रही। आजकल सब पे दयानतदारी का भूत सवार है, तो बैठे हैं सारे नैब के अंदर, करें रेफरेंस नैब कोड चलाए और उसमें फिर जो हक का फैसला करना है कर दे। अगर उसमें भी ये सारी चीजें सही साबित हो गई तो अगलों को सजा हो जाएगी, यही कुछ ही है ना जी। और मैं टीवी के ऊपर बैठ के किसी की करप्शन के ऊपर पर्दा डालने के लिए तो बैठा कोई नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने कोई गलत किया होगा तो वो अपनी सजा भुगत लेगा। मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि ये पिछले चंद दिनों से हमारे इस प्रोग्राम में सिर्फ नून लीग को बैश करना मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी बात नहीं। इसको थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। कोई ऐसी एक्सक्लूसिविटी नहीं है। हाँ, कायरा साहब ने बात की है, मुझे कायरा साहब के ऊपर हैरानी है। उनको तो चले, आप तो हमारे साथी भाई हैं, आपने तो कुछ स्टोरी निकाली, आपने देखा। कायरा साहब को ये बात इसलिए नहीं करनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी और स्विस इल्जामात किसी से ढके छुपे कोई नहीं है, एक स्कैंडल नहीं है। जनवरी 1998 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ करप्शन के हवाले से कई स्कैंडल छापे। अगस्टा आबदोज गोल्ड स्कैंडल में भी स्विस अकाउंट्स का चर्चा। बरतानवी हुकाम ने नैब को स्विस अकाउंट्स की तफसीलात 2001 में फराहम की। बरतानवी हकाम के मुताबिक आसिफ जरदारी $1.8 अरब के असासों के साथ मुल्क के अमीर तरीन आदमी है। ये बरतानवी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। 16 दिसंबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने NRO के खात्मे में उसके कानून के तहत तमाम मुकदमात की बहाली का हुक्म भी दे दिया। आपको याद है, खत ना लिखने पे। वो क्या खत था? वो करप्शन वाला ही मामला था ना। पर मुंतखब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी बेचारा कुर्बान हो गया, उसको घर जाना पड़ा सिर्फ अपनी करप्शन छुपाने के लिए। सदर उनके रफ्का स्विस केसेस को ना खोलने और सदाती इस्तिस्ना की बात करते रहे हैं। आप बड़ी लंबी तफसीलें हैं। मैं 2 अकाउंट, वो सनम भुट्टो के साथ का शौहर नासिर हुसैन नुसरत भुट्टो के नाम जो अकाउंट्स हैं उनका अलहदा चर्चा। जो कंपनी निशान के अकाउंट में 30,11,495 अमरीकी डॉलर है। आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो की मुश्तरका कंपनी बूमर के अकाउंट्स में जो $22,28,000 हैं। मेरे पास इतनी लंबी बेनजीर भुट्टो साहब की ज्वेलरी सेट की मद में $2,05,534 अमरीकी डॉलर। जहांगीर आबदी की कंपनी हॉस्पिटल्स ऑफ मिडिल ईस्ट कंपनी के अकाउंट में $70,98,462। आसिफ अली जरदारी की कंपनी टॉकस्टोन के अकाउंट में $93,42,085 अमरीकी डॉलर। आसिफ अली जरदारी और आमिर लोधी की मुश्तरका कंपनी डॉगल के अकाउंट में $15 लाख अमरीकी डॉलर। स्विस बैंक में मौजूद हार। अगस्टा आबदोज की अगर आप उस तफसील में चले जाएं तो फ्रांस में करप्शन के इल्जामात की तहकीकात करने वाले जज ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान को आबदोजों की फरोख्त के सौदे में रिश्वत दी गई थी। 95 में पाकिस्तान को आबदोजों की फरोख्त के सौदे में गैर कानूनी तौर पर कमीशन दिया गया था। 2002 में कराची के एक होटल के बाय फ्रांसीसी इंजीनियर पर जो खुदकश हमला हुआ, खरल साहब, वो भी आपको याद होगा। मैंने तो कहा अपना वकास साहब इसके ऊपर पूरी किताब लिखी है, प्रिंसेस एंड प्ले बॉय, और उसके अंदर ये सारी चीजें शामिल हैं दस्तावेजी सबूतों के साथ। शामिल है ना सर? मैं ये कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी आज उठ के बात करे नैब की और पीपल्स पार्टी उठ के आज बात करे भाई नून लीग ऐसे हो। भाई अपने आप ये देखेंगे जस्ट बिकॉज अभी आपकी बारी नहीं आई है इसका ये मतलब कोई नहीं हो गया कि तुम छुट्टे ढुके हो। ये बारियां सब नहीं लग जानियां ने। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर किसी ने करप्शन की है, जिसने की है, सबकी बारी लगनी चाहिए, उनको साफ सुथरा होना चाहिए। ये सिर्फ नून लीग की बात नहीं है, वो तो रेफरेंस आ गए हैं, वो फैसले हो जाएंगे। मगर ये सारा कुछ आपके साथ भी है। जस्ट बिकॉज वो फैसले नहीं हो सके, आप कहते नहीं इतने सालों में फैसला क्यों नहीं हो सका, और जरदारी साहब के ऊपर केसेस थे तो उसका फैसला क्यों नहीं हुआ, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब पे भी केसेस थे, ये रेफरेंस पड़े रहे, उनका फैसला क्यों नहीं हुआ। कोई जलम और मुझे शेख साहब थोड़ा सा ठंडे होते हैं तो मैं इस पे बात करूं। जी कारा साहब, मैं ठंडा हूं। मुझे सिर्फ मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि सिर्फ नून लीग को ही ठोके जाओ जी, सिर्फ नून लीग को ही दबी जाओ, ठीक हो गया।
वो जो हुआ हो गया, फैसला हो गया, रेफरेंस आगे चले गए हैं। अब पाकिस्तान में और बहुत कुछ हो रहा है। लेट्स मूव ऑन, लेट्स कीप एन आई ऑन नैब। नहीं शेख साहब, थोड़ी सी बात मुझे भी कर लेने दे जरा, गुजारिश है। आपने किया, मैंने तो आप दोनों की बात चुप करके सुनी सर, मैं तो बोला ही नहीं बीच में। करें आप। मैं भी इसलिए मैंने भी आपको इंटरप्ट नहीं किया। मैं भी चाहता हूं क्योंकि आपने बहुत सारी बातें मेरी क़यादत के बारे में कही है। एक रेफरेंस के बारे में मैंने कहा जो मेरे पास था, मैंने उसके बारे में सिंपल बात कही है। मुझे सिर्फ आपसे ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब ब्यूरो बनाया, सैफुर रहमान को उसका सरबराह लगाया। हमारे खिलाफ यही स्विस केसेस थे जिनका मलिक कयूम की अदालत से फैसला कराया। वो फैसला किधर गया, वो जज किधर गए? ना हुकूमत हमारी थी, ना अदालतें हमारी थी। स्विस कोर्ट्स के अंदर केसेस आज भी अगर मौजूद है तो गवर्नमेंट उसको खोल सकती है। 4.5 साल से आपकी हुकूमत है, किसने रोका था आपको खोलने से? और जो परवेज मुशर्रफ ने, मैं बात उसमें थोड़ी सी कर देता हूँ। परवेज मुशर्रफ ने अगर आपके केस नहीं खोले तो आप पे केसेस बने। वो केसेस अभी अपनी अधूरी उम्र में थे तो आपका वायदा हो गया, आपने माफीनामा लिखा और बाहर चले गए और आपके केस फ्रीज हो गए। और उसके बाद जो आपके खिलाफ फैसले हुए वो भी 10 साल के बाद अदालतों से आपने केस खुलवाए। अदालतों ने आपके केस 10 साल की टाइम लिमिटेशन कंट्रोल करके आपको केस आपने खत्म कर दिए। आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ उर्सस स्कैंडल का जिस हार का आप जिक्र फरमा रहे हैं वो तो बाकायदा स्विस कोर्ट ने खत्म कर दिया। इसके अलावा जितने केसेस उनके खिलाफ बनाए गए थे, जिनका आप जिक्र फरमा रहे हैं, ये सारे के सारे केसेस पाकिस्तान की और आलमी अदालतें खत्म कर चुकी। ये एलिगेशन मौजूद थे। मैं सर गुजारिश कर देता हूँ, 1 मिनट जरा आप उसको रिवर्ट कीजिए बेशक, लेकिन साथ सबूत के साथ कर दीजिए। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूँ, एक केस है उनके खिलाफ, सिर्फ ओनली वन केस, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने सारे केसेस बनाए थे। बीबी शहीद के खिलाफ बनाए थे, नुसरत भुट्टो साहब के खिलाफ बनाए थे, हमें कोई एतराज नहीं। हम तो मुशर्रफ को भी भुगत चुके, आपको भी भुगत चुके, जियाउल हक को भी भुगत चुके। बीबी शहीद और मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहब के खिलाफ उन्होंने भी पूरा प्रूव किया था। हमें ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिसके खिलाफ कोई बात है सामने आनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि मियां नवाज शरीफ का पहली दफा एहतसाब तो हो नहीं रहा है वैसे भी, क्योंकि ये तो एक अदालती फैसले की सूरत में हो रहा है। कोई नायब अपने तौर पे केस तो नहीं कर रहा, लेकिन हमारी क़यादत के खिलाफ तो पिछले 20, 25, 30 साल से मुख्तलिफ अदालतों में केस किए गए। जरदारी साहब जेलों में रहे, जिन केसेस के ऊपर आज भी उनका अगर कोई केस मौजूद है तो उसकी जितनी सजा हो चुकी है वो ऑलरेडी भुगत चुके हैं। अगर मैक्सिमम ये होकर उनको सजा हो जाए तो फिर भी वो सजा भुगत चुके हैं। तो शेख साहब हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस वक्त, क्योंकि आज मौजू मियां नवाज शरीफ के केसेस का है, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ अगर रेफरेंस है, फैमिली की अगर करप्शन पकड़ी गई है, इसका जवाब ये नहीं है कि जरदारी साहब ये बाकियों पे इल्जाम नहीं, बिल्कुल है, उनके ऊपर भी प्रूव होना चाहिए और हो रहा है। लेकिन जब सवाल होगा एक स्पेसिफिक इशू का, जी कारा साहब आगे अभी तो लीगी रहनुमाओं जो है नवाज शरीफ साहब के हवाले से उनकी जो बयानबाजी है उसके हवाले से केसेस हो रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे और इसहाक डार साहब ने क्या जवाब जमा करवा रहे हैं उनकी तफसीलात भी बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 प्रोग्राम अब पता चला।